दुनिया में पाकिस्तान की शोहरतों की वजूह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। बैरूनी ममालिक में एक दूसरे को सज़ा देने के लिए या मजाक में डराने के लिए कहा जाता है कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो अगली छुट्टियों पर तुम्हें पाकिस्तान भिजवा दूंगा, या ये कि मैं अपनी नौकरी से इतना तंग हूं कि इससे बेहतर है कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं वगैरह। इसकी बुनियादी वजह यहां पे जारी जंग और अमनो अमान के हालात हैं। हमें बताया जाता है कि सेहत और तालीम को भूल जाओ, कि दुश्मन से मुकाबले की तैयारी ज्यादा अहम है। बुनियादी हकूक छोड़ो, घास खा लो, कुर्बानी दो, वरना दुश्मन तुम्हें मार देगा। अच्छा, तो क्या ये सब करके हमारी और हमारे प्यारों की जिंदगियां महफूज हो जाएंगी? जवाब एक गहरी खामोशी। पाकिस्तान में शायद ही कोई मकाम ऐसा बचा हो जहां कोई बम नस्ब न किया जा सकता हो, या जो मकाम इस खतरे से दो चार न हो। दहशतगर्दी के मुसलसल खतरे से निपटने के लिए हमारी पॉलिसी क्या है? बाकी इदारों और महकमों की बात तो छोड़िए, खुद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के इदारे की हालत और उनके अहलकारों की जिंदगियां क्या हैं, आज हम इसकी तलाश करेंगे। दुनिया में बाकायदा बम डिस्पोजल स्क्वाड का क़याम 1903 में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हुआ। अमूमन दुनिया में बम डिस्पोजल स्क्वाड का इदारा मुतल्लिका मुल्क की पुलिस और अफवाज के ज़ेर इंतज़ाम होता है, जिसमें इंतहाई पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग शामिल होते हैं। और पाकिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड का इदारा वफाकी वजारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस के मातहत काम करता है। फरमाइएगा कि आपके पास हंगामी नौयत से बचने के लिए अगर आपको एक कॉल आती है, बम किसी को मुश्तबा मिलता है, तो आपको कॉल करता है, क्या प्रोसीजर क्या है? इसमें हमारा जो प्रोसीजर वो ये है कि हमारा एक सेंटर है, एमरजेंसी सेंटर 92121211। ठीक है। इसके अलावा मेरा ज़ाती मोबाइल नंबर भी है, तो कहीं कोई बम कॉल हो तो थ्रू जो है पुलिस जो है वो हमें कॉल आती है, और फिर उसके बाद हम इन्फॉर्म करते हैं अपने बीडी स्क्वाड को, और वो लोग फिर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे जो उन्हें कॉल किया गया है। बम को नाकारा बना सके वो स्टाफ कितना है आपके पास? मेरे पास एक बीडी कमांडर है और 4 जो हैं मेरे पास बीडी टेक्नीशियन हैं। इसके अलावा 8 पोस्टें जो हैं मैंने ली हैं स्पेशल डेली बेसिस पे ली हैं। ये टोटल स्टाफ मेरे पास। तो ये टोटल कितना बन गया? इसमें 13 टोटल स्टाफ बनता है। 13 में से 5 आपने बताया डेली वेजेस पे हैं। ये जो डेली वेजेस पे हैं, इनकी डेली वेज क्या है? 530 पे जो है वो पर डे जो है वो सैंक्शन किया है। और ये जो आपके परमानेंट लोग हैं, इनकी तनख्वाह क्या होगी? इसमें जो बीडी कमांडर है उसका जो है मतलब कि ग्रेड जो है 15 है, जो गवर्नमेंट का स्केल है। इसके अलावा जो है जो बीडी टेक्नीशियन है उनका जो है वो 12 है। इनकी तनख्वाह क्या है? स्केल के मुताबिक मतलब कि वो तकरीबन किसी की 18 है, किसी की 22 है, मतलब कि इस हवाले से। जो 12वें स्केल का बंदा है उसकी 18,000 तनख्वाह है तकरीबन। अच्छा, और जो 15वें में उसकी 22,000 है। यार साहब, कितने अरसे से आप जॉब कर रहे हैं यहाँ बम डिफ्यूज़ करने की? मैं 8 जनवरी 1996 से ये जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कितने, अब आप ज़ाहिर है आपने खुद कुछ जो जैकेटें हैं उनको भी उसमें भी काम किया है? बहुत किए हैं। और बम डिफ्यूज़ किए हैं? बहुत किए हैं। इसी जगह से आपको कॉल आई, क्या किया फिर आपने, क्या करते क्या है? शुरू में जो है ना आर्मी में हमें पढ़ाया गया था इन्हीं चीज़ों के, लेकिन उस वक्त ये IDs और ये खुद को जैकेटें तो नहीं थी। उसके बाद ये जब हालात 2005-06 में ख़राब हुए तो टाउनशिप में 22.5 किलो का जो है बम पड़ा हुआ था थाने की दीवार के साथ, तो उसको जाकर डिफ्यूज़ किया मैंने। तो उसके ऊपर ये 1100 नोकिया कैमरा भी लगा, मोबाइल भी लगा हुआ था, और उसके बाद टाइमर भी उसके साथ लगा हुआ था, पूरा सिस्टम लगा हुआ था, चल रहा था। तो वो जाकर मैंने किया। अच्छा, जब किया तो आपके पास सिक्योरिटी के, अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम? कुछ भी नहीं था, इसी तरह गया था। उस वक्त तो ये वर्दी शादी भी नहीं थी, सिविल कपड़े होते थे, तो उसमें हमारे पास ना कोई सेफ फारसी जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट या कोई भी कोई चीज़ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कलमा पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं? जाते शुरू जब यहाँ से निकलते हैं दफ्तर से उसी वक्त करते हैं।
क्या करते हैं? कि मालिक तू ही है, हम तो कुछ भी नहीं है, तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसमें ये था कि यही ब्लेड, कैंची और कटर जो है ना, इसी से हम जो है उसकी, क्योंकि हमें पता था कि कौन सी तार जो है वो, क्योंकि उसके अंदर डेटोनेटर लगा होता है, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो बैटरी लगी उसको निकाल लें, उसके बाद जो डेटोनेटर है उसको निकाल लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो होता है किसी भी बम के अंदर डेटोनेटर होता है, तो उसको निकाल लेते हैं। जब से मुझे 18 साल हो गए करते हुए काम, तो करते हम हैं, लेकिन नाम बनता है पुलिस का, ठीक है कि जी वो करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी पुलिस के आदमी ने किसी भी आईडीज़ को या जैकेट को नहीं छेड़ा। वो तो दूर भाग जाते हैं, वो उस वक्त आते हैं जब हम नकारा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उनको कहते हैं कि ये एक उठा लो आकर। सिविल डिफेंस के जेर इंतजाम बम डिस्पोजल स्क्वाड का बड़ा तरबियती अदारा लाहौर में वाक़या है, जबकि सिविल डिफेंस के ट्रेनिंग स्कूल्स फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, मुजफ्फराबाद में भी वाक़या है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के ऑफिसर के मुताबिक पाकिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला औसतन 2 अफराद फी शहर पर मुश्तमिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका की तरक्की याफ्ता ममालिक में बम डिस्पोजल स्क्वाड में काम करने वाले एहलकार तजर्बे की बुनियाद पर सालाना 50 से 65 लाख तक कमा सकता है, जबकि पाकिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड में काम करने वाला एहलकार सिर्फ 1.5 लाख सालाना तक कमा पाता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला सादा लिबास पहने, सादा गाड़ियों में, हाथों में ब्लेड और कैंचियां लेकर बमों को नाकारा बनाता रहा, जब तक के इस्लामी उम्मा के गलत कह रहे हैं आप, यूरोपीय यूनियन से। ओह सॉरी। तो ये अमला अपने हाथों में ब्लेड और कैंचियां लेके बमों को नाकारा बनाता रहा जब तक यूरोपीय यूनियन, ठीक है ना जी जी, जब तक यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने अपने शहरियों के अदा करदा टैक्स से हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड को जरूरी आलात और सामान मुहैया नहीं किए, और रहा हमारा हुक्मरान तबका, तो वो अपने गरीबों के टैक्स को सिर्फ अपने ऊपर हलाल समझता है। अब ये बताइए कि बम को एग्जामिन करना या जो बंदा बम को डिफ्यूज़ करने के लिए गया है उसकी जान की हिफाजत के लिए आपके इक़दाम क्या हैं? उसकी है कि पहले तो हमारे पास जो है कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। 2012 में जो है वो हमें बाकायदा जो है एक नई गाड़ी जो है वो मिली है, तो यूरोपीय यूनियन दी है नई गाड़ी जो है। यूरोपीय यूनियन ने आपको डोनेट की है एक गाड़ी, ये जो खड़ी है बम डिस्पोजल की। इसमें मतलब कि सेफ्टी मेजर्स के हवाले से सामान भी बेहतर है, और इसके साथ बम सूट जो है वो भी, अगर कहीं कोई बम पड़ा है तो वहाँ पर वो सेफ्टी किट पहनकर उसको हैंडल करते हैं, ताकि ज़ाती सेफ्टी के। अच्छा, अब पूरे लाहौर में आपके पास एक गाड़ी है? लाहौर के हिस्से में एक गाड़ी है। लाहौर के हिस्से में ये एक गाड़ी है, वो भी यूरोपीय यूनियन ने आपको समझें डोनेट की है वो अपना खैरात में, और ताकि आप लोगों की जान जो है वो यूरोपीय। अब आपको 2 जगह से कॉल आ जाती है? उसकी ये है कि मेरे पास एक जगह तो ये गाड़ी भेज दी आपने, दूसरी जगह क्या करेंगे? इसके अलावा मेरे पास जो है वो और गाड़ियाँ हैं कि अगर कहीं हमें 2-3 जगह से कॉल आती है तो स्पेशल जो है वो मेरे पास जो दूसरी गाड़ी में वो भेज देता हूँ। दूसरी गाड़ी से मुराद? जैसे हाइलेक्स डाले हैं मेरे, मतलब उनमें हिफाजती इकदाम कुछ नहीं? हिफाजती इकदाम नहीं है, सिर्फ मतलब कि ये कि उसमें जो भी जाएगा अपनी जान पे खेले। ये अपनी है। ये श्रीलंका की टीम पर जब हमला हुआ था उस वक्त मैंने 13 जगह पर ये डिफ्यूजिंग की थी, मैनुअल तरीके हाथ से किया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये जो है गाड़ी वगैरह नहीं थी और कोई ख़ास सामान नहीं था। ये कैंची, ब्लेड और कटर से मैंने ये डिफ्यूजिंग की थी। अच्छा, अब किसी चीज़ में बम है, शुबा है कि ये बम है और वो हाथ लगाने से फट जाएगा, जी जी, तो आपके पास कोई ऐसी आला होता था कि आपको ये पता चले कि इसमें बम है, इसको हाथ नहीं पहले या अभी? पहले की बात कर रहा हूं। पहले हमारे पास कोई आला नहीं होता था, आप हाथ लगाते थे? हाँ हाँ, हाथ से वो उसको डिफ्यूज़ करते थे। अब है? अब है, रिबोट है, उससे हम जो है ना ख़तरनाक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, और ये अब ये जो आपके पास ये जो एक गाड़ी है ना? जी, एक गाड़ी है। अच्छा, अब अगर 4 जगह से आपको मैसेज आ जाए या 2 जगह से आ जाए एक ही वक्त में जी, तो एक गाड़ी तो वहाँ चली गई, एक गाड़ी वहाँ चल जाएगी। अब दूसरी जगह क्या होगा? वहाँ रिस्क की वाली बात है, रिस्क लेंगे, फिर वही वापस आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जी।
आपको ये पता है कि मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेंगे। आप रिस्क लेंगे, लेते रहे पहले भी? पहले भी लेते रहे, अभी भी लेंगे। तनख्वाह क्या है? मेरी 16,900 रुपया, 530 रुपये पर डे। आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कंफर्म है? नहीं, मैं डेली वेजेस पर हूँ। आपने देखा ना, इधर ब्रंट फेस कर रहे थे केपीके के अवाम जो है, तो ये बहादुर लोग हैं। आपने देखा है कि जब भी कोई यहाँ ज़्यादा बम शम लगाते तो ये दौड़ के चले जाते थे और उनको डिफ्यूज़ कर देते थे, जो कि अच्छा मैसेज नहीं जा रहा था उनको, टेररिस्ट को। देन दे स्टार्टेड बूबी ट्रैपिंग दी आईडीज़, ताकि इनको ट्रैप करें। और यही हुआ कि 2008 के मिड में एक सवात में हमारे 4 बम डिस्पोजल स्क्वाड के बंदे जो टेक्नीशियन थे अच्छे एक्सपीरियंस, वो शहीद हो गए। और इसी तरह बन्नू में कोई 2 एक इवेंट में हुए और 2 दूसरे इवेंटों में। तकरीबन 8 आउट ऑफ 30, ये भी देखें 30 स्टार में से 8 हमारे अच्छे एक्सपर्ट मेरे आने से पहले शहीद हो गए। और अल्लाह का शुक्र है कि फिर हमने वो जो 30 बंदे थे उनको 200 तक ले गए, ट्रेन किया। और आज हमारे पूरे के पूरे 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्क्वाड बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी रियाज साहब, बताइएगा कि आप कमांडर हैं? जी सर, मैं लाहौर के पूरे बम डिस्पोजल यूनिट आपके अंडर है? जी सर, मैं अच्छा, आपने कितने बम्स अभी तक डिफ्यूज़ किए होंगे? काफ़ी मिकदार में किए हैं। मॉडल टाउन एमडीओ की मस्जिद पे 2010 में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें 18 ग्रेनेड, ये वाले ग्रेनेड थे, रशियन ग्रेनेड थे, 18 ग्रेनेड और 2 लाइफ जैकेटें थी जो खुद का जैकेटें टेररिस्ट ने पहनी थी, वो उनसे उतार कर डिफ्यूज़ किए। आपने उनसे उतार के उसको डिफ्यूज़ किया? 18 हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज़? 18 हैंड ग्रेनेड, 2 खुद का जैकेटें, उनके अंदर बॉल बेरिंग और दूसरा तबाहकुन मवाद मौजूद था, एक्सप्लोजिव था, उसको हमने डिफ्यूज़ किया, अलग अलग करके दिया। वो डिफ्यूज़ जब आपने किया तो उस वक्त आपके पास किन चीज़ों से डिफ्यूज़ किया? आपके पास आलात वगैरह? जी सर, हमारे पास आलात होते हैं, कोई ब्लेड वगैरह, कोई कैंची, कोई इसको काटने वाले। अगर ये ग्रेनेड को डिफ्यूज़ करना तो इसकी की होती है, की के साथ हम इसको। अच्छा, ये बताइए इसकी क्या तारीफ है? ये सर HE-36 हैंड ग्रेनेड है। अच्छा, ये पाकिस्तान का बना हुआ है। ये इसके नीचे सर बेस प्लग होता है, इसके अंदर डेटोनेटर असेंबली होती है। आप देखें तो आपको सुराख नजर आएगा, यहाँ पे असेंबली होती है। ठीक है। इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं, खोलने के बाद इसकी असेंबली को इससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो हाई एक्सप्लोजिव इसके अंदर है, TNT हाई एक्सप्लोजिव, और वो भी हाई एक्सप्लोजिव। जिस वक्त डेटोनेटर फटता है वो देता है धमाका, तो धमाके से ये पूरे का पूरा ग्रेनेड जो है ये फट जाता है। अच्छा, अब ये जो बम है इसके अंदर मटेरियल मौजूद है इस वक्त? नहीं, इस वक्त मौजूद नहीं है सर, निकाला हुआ है अभी, नकारा है ये। नहीं, आपने डेटोनेटर निकाला हुआ है? निकाल लिया, लेकिन इसके अंदर जो हाँ जी, एक्सप्लोजिव इसके अंदर मौजूद है। एक्सप्लोजिव इसके अंदर मौजूद है, वो मौजूद है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये डेटोनेटर आपने निकाला तो होता क्या है, प्रोसेस चलता कैसे है? ये पिन निकालते हैं? प्रोसेस ये होता है सर, ये इसका कैच लीवर है, ये पेन है इसका। ठीक है। कैच लीवर ने यहाँ से स्ट्राइकर को पकड़ा होता है, ये आप देखें तो आपको नजर आएगा, ये यहाँ से स्ट्राइकर इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है। ये जिस वक्त पेन को निकालते हैं तो लीवर आज़ाद हो जाता है। ठीक है। आज़ाद होता है तो ये स्ट्राइकर चोट लगाता है, यहाँ पे डेटोनेटर होता है इसके अंदर, डेटोनेटर के ऊपर। डेटोनेटर फटता है तो फटने से ये पूरे का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, और 50 मीटर सराउंडिंग एरिया के अंदर जो भी जानदार इंसानी चीज़ हो तो उसको ये ख़त्म कर देता है, जान से मार देता है। 4 सेकंड का टाइम है इसका, 4 सेकंड के अंदर ये फट जाता है। अच्छा, और ये भी रशीन का है। इसका फ़र्क ये है कि उसकी नीचे डेटोनेटर असेंबली होती है, इसके ऊपर होती है। अच्छा, तो जिस वक्त हमें मिल जाए तो हम इसके ऊपर से डेटोनेटर असेंबली खेलते हैं। सेम इसी तरह इसका पेन होता है और साथ लीवर होता है। और ये कितना तबाहकुन है? ये भी 50 मीटर सराउंडिंग एरिया। और ये AP शेल है सर, ये फोर्स इस्तेमाल करती है, इसको आर्मी में इस्तेमाल होता है। AP शेल का मतलब आर्मर पियर्सिंग शेल होता है। ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक, इस किस्म की जो आर्मर पियर्सिंग ये शेल होता है, इसके पीछे होती है इसकी सेकेंडरी होती है। यहाँ पे इसका फ्यूज़ होता है, इसके अंदर इसको प्राइम किया जाता है। फ्यूज़ होता है, जैसे वो चलाती है, इसको चला के इसके अंदर लो एक्सप्लोजिव होता है, लो एक्सप्लोजिव से वो उसकी सेकेंडरी को चलाता है। ये अपने हदफ तक पहुँचता है। तो ये अब इसकी नोक देखें, ये जाके किसी बंकर के अंदर या किसी बख्तरबंद गाड़ी के अंदर घुसने की ताकत रखता है। ये घुस कर उसके अंदर फट जाता है, फटने से फिर वो तबाह हो जाता है, हर चीज़ को तबाह करता है। पाकिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड को 2012 में बड़े शहरों के लिए कुछ जदीद सहूलतें और आलात दिए गए, जबकि बम धमाकों की शिद्दत सन 2000 से जारी है और सन 2000 से लेकर 2013 तक
4,388 बम धमाकों में 8,968 लोग हलाक हो चुके हैं। वो सबसे पहली जैकेट तो असलम साहब और मैं दोनों ISI वालों ने पकड़ी थी। तो गए थे हम बरकी फायरिंग रेंज पर, अमेरिकन भी थे बड़े एक्सपर्ट, लेकिन उनसे वो नहीं हुई और हमने उसको किया था। पहला तजर्बा था हमारा। अच्छा, अभी नकारा करने जा रहे हैं, आपके पास लिबास नहीं है, आपके पास कोई हथियार नहीं, आपके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। अच्छा, तो घर से जब निकलते थे, मतलब आपके खानदान है, फैमिली है, बिल्कुल है, तो आपको खुदा ना खास्ता ऑन द जॉब कुछ हो जाता है तो आपकी कोई इंश्योरेंस है, हुकूमत ने करवाई है? नहीं, अभी तो हम कॉन्टैक्ट पर है, वो शायद होगी। वो पहले तो डेली वेजेस पर 15 साल तो रहे हैं। 15 साल डेली वेजेस। वो पहले तो हम 84 डेज पर भी आए थे शुरू में, जब 96 में। अब क्या मिलता है आपको? तो अभी तो अब कॉन्टैक्ट पर है ना, क्या मिलता अभी तो अभी 2000 जो है 20,000 मिल रहा है। 20,000 महीना मिलता है, और 20,000 महीने में आप अपनी जान रिस्क पे लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं? वो तो ड्यूटी है। अच्छा, अब आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपके ख़ानदान को प्रोटेक्शन है? कोई भी नहीं। आपके साथी कोलीग जो शहीद हुए उनके ख़ानदान को किसी ने पूछा? कोई गए ही कहीं नहीं। अभी ये डायरेक्टरेट के जितने हैं या दूसरे तीसरे, किसी ने जाकर ये नहीं पूछा कि बच्चों का हाल क्या है। आंखें तक गई हैं लोगों की, तो वो कुछ भी नहीं किया। जनरल साहब, फरमाइएगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है टेररिज्म से निपटने के लिए, उसकी एक मिसाल ये है कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के वो लोग जो सिविल डिफेंस के अंडर आते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, उनकी तो बुरी हालत है। बॉम्ब डिस्पोजल का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आर्मी के पास एक बहुत ही एलेबरेट बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है, बटालियन है। तो बाकी जो सिविल डिफेंस है और सिविलियन सोर्सेज हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, इनके पास आई एम श्योर कि नहीं होंगी वो फैसिलिटीज़ जो आर्मी के पास हैं। उसका सलूशन इस तरह नहीं मिलेगा कि आप उसको अगर कर भी दें तो किसके अंडर वो काम कर रहे हैं, क्या आगे से प्लानिंग क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ जो है, ये मेरा ख्याल है एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, होमलैंड सिक्योरिटी जिसका नाम दे दें आप, जैसे अमेरिकन की है, उनसे हेल्प भी ले लें आप बेशक, और ऑर्गेनाइज करें पाकिस्तान के अंदर, और इनको फिर रिसोर्स दिए जाएं। इनको मैन पावर चाहिए होगी, मैन पावर ये ले सकते हैं फ्रॉम दी रिजर्विस्ट ऑफ द आर्मी, या जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं वो उनको मिल सकते हैं। दे आर अबाउट 700,000 पीपल। अच्छा, 7 लाख लोग हैं, उनको री एम्प्लॉय किया जा सकता है, और इसकी ज़रूरत है क्योंकि जिस मुल्क में। अच्छा, ये 7 लाख जो हैं ये ऑलरेडी पेंशन पे हैं? ये पेंशन पे हैं, तो इनको 50% सैलरी 50% या जितना भी सैलरी एक पैकेज इनका बन सकता है वो इनको दिया जाए, और वो बिल्कुल ही शौक से आ जाएंगे ये सारा काम देखने के लिए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का नाम तस्वुर में आते ही रोबोट की तरह के कुछ इंसान उभरते हैं जो तकनीकी आलात हाथ में लिए खतरे से बेनियाज घूम रहे हैं, और हम भी यही समझते हैं कि ये प्रोफेशनल्स हैं, बम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। क्या हकीकत ऐसे ही है? बात यह है कि ये ख़तरनाक काम है, बारूद किसी का भी नहीं है। हमारा साथी KPK के अंदर वो बम को डिफ्यूज़ करते हुए शहीद हो गया। इसके अलावा जेलम में आज से 4-5 साल पहले एक हमारे साथ थे BD कमांडर, वो भी किसी ID को डिफ्यूज़ करते वक्त वो अपनी आंख से ज़ाया हो गए। वो छोटा ग्रेनेड था, छोटी ID थी, उनकी आंख ज़ाया हो गई। इसी तरीके से हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं कि मैं अभी क्या क्या बयान करूं कि लोगों का नुकसान हुआ है। ये जानते हुए कि हमें ख़तरा है, लेकिन हमने इस कौम की खिदमत करनी है, इसके लिए भर्ती हुए हैं, तो हम उस ख़तरे को मूल कर भी हम उधर जाते हैं और जाके अपने बीवी बच्चों के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं, ताकि कौम की दुआएं हमारे साथ हों। आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह तो सर हमारी ना होने के बराबर है, कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं। उससे तो हम अगर अपना ख़र्चा चलाएं तो इस महंगाई के अंदर हम अपना ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते। तनख्वाह 22-23 हज़ार रुपये, बस यही है। आप बड़ा लायक तहसीन काम कर रहे हैं, कौम की खातिर आपको सलूट है, लेकिन क्या आपका बेटा आपकी नौकरी करना चाहेगा? जी वो तो नहीं चाहेगा, इसलिए कि जब मेरी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी ख़तरनाक काम से गुजरी है, मैं ख़तरे से खेल रहा हूँ,
तो अगर गवर्नमेंट मुझे पूरा रिस्पांस ना दे मुझे मरने के बाद या मुझे डैमेज होने के बाद, तो मेरा बेटा तो इसको लाइक नहीं करेगा। वो तो कहेगा कि मेरे अब्बू की इसी वजह से जान गई है, मैं तो नहीं जाता। आप अपने मौजूदा सहूलियात से मुतमईन हैं? नहीं, तनख्वाह अगर ये देखी जाए कि 20,000 है तो ये तो आम जो है आजकल के सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं। अभी ये इतना रिस्की काम है, रिस्क अलाउंस का हमने किया हुआ है, वो अभी तक हमें नहीं मिला। एक आदमी आपका एयरपोर्ट पे होता है, एक आदमी आपका डीसी ऑफिस में होता है। ये टोटल 8 लोग हैं, बाकी रह गए 6। जी। अब 6 लोग जो हैं ये वीवीआईपी जो रूट लगते हैं उनमें जाके क्लियर करते हैं। हाँ जी। अब ये बताइए कि यानी जब घर से निकलते हैं आप, जिस तरह का काम कर रहे हैं आपकी नौकरी है, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो पीछे घर वालों की इंश्योरेंस तो आपकी हुकूमत ने मेरी इंश्योरेंस जो है डेली वेजेस की नहीं है। आपके अगर साथियों में से या आपको कोई कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए बम डिफ्यूज़ करते हुए जी, तो पीछे कोई वाली वारिस होगा, हुकूमत आके पूछेगी? शायद इसके बारे में, क्योंकि एक गुजरांवाले में हुआ था काफ़ी देर पहले, मैं 90-91 की बात है। मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचा गया था। टेक्नीशियन की वही जो उनको रैंक मिले हुए हैं, जो पुलिस की नॉर्मल पे है वही है, कुछ स्पेशल अलाउंस उनको नहीं मिलता। जो यानी जो अगर कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, जो पुलिस पे लेती है, कोई अगर हेड कांस्टेबल ले लेता है कोई 20,000 के करीब, और इसी तरह ASI है जो 25-30 के करीब रहता है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो नॉर्मल पुलिस की रेगुलर है वही इनको भी अतराई है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप एक मोस्ट पावरफुल स्पाई एजेंसी पाकिस्तान की, उसको आपने हेड किया हो। बेसिक फ्लॉज कहाँ हैं हमारे, यानी सिक्योरिटी के जो ऑपरेशंस देखने वाले इदारे हैं, फ्लॉज कहाँ हैं? आखिर कैसे दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में जीतते हैं और हमारी स्टेट मुस्तकिल हारे ही चले जा रही है? बेसिक फ्लॉ जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में है, और वो उसको स्पाई एजेंसी की इस्तेलाह में काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। वहाँ के ऊपर एक वीकनेस नज़र आ रही है, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जैसे होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए एजेंसीज़ कौन सी हैं? ISI है, ISI का नेशनल इंटरनल विंग है, और इसी तरह IB है और स्पेशल ब्रांच है। इन लोगों को सारों को रिसोर्सेज चाहिए होती है टू ऑपरेट एंड टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। मुझे ये लगता है कि इनको वो रिसोर्सेज नहीं दी जा रही जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और उसकी वजह से ही जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है इसके अंदर बड़ी वीकनेस रह गई। अच्छा, हमारी तो बताया जाता है कि जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं या गुर्बत है, उसकी वजह यही है कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा कमाई का कौम का डिफेंस में चला जाता है। तो फिर वहाँ से रिजल्ट्स मिलने चाहिए ना? आप कह रहे हैं अभी भी रिसोर्सेज कम है। जो है हमारी डिफेंस फोर्सेस वो तो बॉर्डर्स पे लगी हुई हैं, उनका तो काम एक्सटर्नल थ्रेट का है, बट दे मस्ट मेक श्योर दैट द बॉर्डर्स आर सील्ड। और ये लोग जो बाहर से आते हैं टेररिस्ट, उनको ब्लॉक करना इनका काम है। ये सवाल भी हल नहीं हो पा रहा, बॉर्डर्स उस तरह से सील्ड वेस्टर्न नहीं है। हाँ, वेस्टर्न बॉर्डर्स हमारा जो है उसकी सील ना होने की वजह ये है कि हमने अफगान मुहाजिरीन को रखा है इतने अरसे। अब इनके बहाने दूसरे जो जब लोग आते हैं तो उनको फिर चेक करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसमें भी मेरी राय ये है कि यहाँ के ऊपर इनको एक और बॉर्डर लाइन बनानी चाहिए, मे बी 10 किलोमीटर्स इनसाइड, नॉट राइट ऑन द बॉर्डर एज इट इज़, 10 किलोमीटर इनसाइड करके एक और ये बॉर्डर लाइन बनाएं जैसे इंडिया ने बनाई हुई है पाकिस्तान के साथ, और उसके ऊपर चेकिंग होनी चाहिए एवरीवन हु कम्स एंड गोज़। 4 गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ पंजाब में, 4 सरहद में गई थी, 8 आई थी। ये यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय यूनियन ने दी थी, और उन्होंने हमें ट्रेनिंग भी कराई थी चौंक में। इस गाड़ी में क्या कुछ है? फीडो एक्सप्लोजिव डिटेक्टर, पहले हमारे पास नहीं थे। अच्छा। तो वो है कि वो पकड़ता है सिर्फ हाई एक्सप्लोजिव को, कि उससे हमें पता चल जाता है कि जी यहाँ पर कोई ID है, उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव है। उसके बाद सर्च किट है, किसी भी कमरे में हमें ये पता चल जाए कि जी यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, तो उस एरिया को चेक करने के लिए इसके अंदर सर्च किट है।
ठीक है। उसके बाद एक फ्रिज है, उसके अंदर पानी ठंडा करते हैं और उसके बाद बर्फ़ जमा कर, क्योंकि इस बम सूट के साथ एक कूलिंग सूट भी है। अच्छा। जो उसके बोतल है उसके अंदर वो बर्फ़ भी डालेंगे ताकि जब गर्मी के दिनों में, इसका टाइम है कि 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पहन सकते, इतना हीट है क्योंकि इसका 35 kg वज़न है इस लिबास का। ठीक है। तो इसको ज़्यादा देर नहीं पहन सकते। उसके बाद मेडिकल किट है, उसके बाद हुक एंड लाइन किट। किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई आईडी पड़ी हुई है, उसको बाहर निकालने के लिए, किसी दरवाजे को तोड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाए। बम सूट ये पड़ा हुआ है, 35 kg इसका वज़न है। और अगर 10 kg बारूद जो है वो आईडी लगी हुई है और वो फट जाता है 700 मील फी सेकंड की रफ्तार से। अच्छा। वो हवा चलती है और वो उस हवा जहाँ बारूद फटता है बाहर जाती है, फिर सेक्शन वेव्स अंदर आती हैं। ये तोड़ फोड़ जितनी भी है और तबाही बर्बादी होती है, ये उस हवा के बाहर जाने और अंदर आने की वजह से होती है। ठीक है। उसमें ये सूट प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें ये सूट है कि इसमें नुकसान हमें नहीं होगा, हमारी बॉडी जो है वो महफूज रहेगी। अच्छा, लेकिन अगर 2 जगह से कॉल आ गई तो ये तो एक गाड़ी जो यूरोपीय यूनियन ने दी हुई है, ये एक जगह पे जाएगी, एक जगह ये चली जाएगी, दूसरी जगह खुदा ना खास्ता कुछ हो तो फिर आपको फिर वही पुराने रिस्क लेने पड़ेंगे। वही। पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं था, अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी इनके पास अच्छी गाड़ियां हैं। बम प्रूफ गाड़ियां तो नहीं है, लेकिन गाड़ियां हैं जिसमें कुछ डोनेशन पे हमें यूके गवर्नमेंट ने और कुछ और यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने हमें कुछ गाड़ियां डोनेट की हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली, उन्होंने कुछ डोनेट की हैं, जो वही गाड़ियाँ हम जो है ना वो उनको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। चार गाड़ियाँ यूरोपियन यूनियन ने दी हैं और 4 ही गाड़ियाँ में यूके ने फंडिंग की थी। वो तकरीबन हर रेंज में हमने एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। हमारे 7 रेंजेस हैं, तो 2 गाड़ियाँ हमने पेशावर में रखी हैं और बाकी हमने हर रेंज पे एक गाड़ी डिवाइड की हुई है। अपर है ये अपर है। ठीक है। और ये इसका लोअर है जी। तो ये टोटल वजन मिला के 35 किलो। 35 किलो। अच्छा, ये पैरों के लिए? पैरों के लिए। ये हेलमेट भी दिखा दीजिएगा। ये लाइट जलती है? हैं? वो लाइट जलती है, उससे लो तो ये बंद होता है, क्योंकि जब ये बंद हो जाता है ना, जब तक कूलिंग सिस्टम ना हो इसका और सिस्टम लगा हुआ ना हो तो सांस भी नहीं आता। अच्छा, तो ये इसमें आप इसीलिए कहते हैं बर्फ की और ठंडी इसके अंदर वो सूट, इसके अंदर एक और कूलिंग सूट होता है। अच्छा। वो जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, वो जो फ्रिज के अंदर बर्फ़ होती है बोतल के अंदर डालकर, ताकि पानी की जो है ना वो ये सिस्टम जो है वो बैटरी से चलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आपकी ये जो कम तनख्वाह है, यानी आपका जो लेवल है, आपको यानी पुलिस वाले, 112 वाले, इमरजेंसी सर्विसेज वाले, वो सहूलियत आपको होंगी शायद, या वो भी नहीं है? नहीं सर, इसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा है। मसला क्या था? क्या क्यों गए थे? रिस्क अलाउंस के लिए गए थे, जो कि पुलिस ले रही है। स्पेशल ब्रांच 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, वो ले रहे हैं। 112 ले रही है, वापडा का फील्ड स्टाफ ले रहा है, लेकिन बदकिस्मती से बम डिस्पोजल स्टाफ को इग्नोर कर दिया गया, इनको नहीं दिया जा रहा। इनको मैंने बार दफ़ा एप्लीकेशनें दी हैं, अफसरान को बताया, उसके मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैंने हाई कोर्ट में रेट दायर की, तो हाई कोर्ट से पिछले महीने की 7 तारीख को फैसला हुआ था। 4 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन गालबन 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक हमें ये भी नहीं बताया गया कि उसका क्या बना, क्या किया, क्या नहीं किया। ये एक फैक्ट है कि रॉ की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और ये हर मुल्क का है तरीका है कि जब वो देखते हैं कि इस तरह का मौका अवेलेबल है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे तो एकदम एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जी ये लश्कर जंगी ने किया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करना जो है उसको आप कितने
100% क्रेडिबिलिटी देंगे। जो कह रहा है कि मैंने किया है, नहीं, वो तो ये है कि पता नहीं कौन वहाँ से रिंग कर रहा है, किस तरह वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी बता रहा है कि मैं कौन हूँ। और ये है कि वो इस तरह की लेकिन अगर वो कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे, रॉ कर रही है या कोई कर रही है, मैं तो जाहिर है कि अपने मुल्क के इदारों से ही पूछूंगा। सही है, बिल्कुल सही है। और इसीलिए इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, इनको स्ट्रेंथन करना, ताकि हमें सही हालत तो पता लगे। और ये यूज़ कर सकती है होमलैंड सिक्योरिटी वाले। कमांड कौन करेगा? कमांड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है उसकी कमांड तो प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए, लेकिन उसके नीचे फिर फर्दर देयर हैज़ टू बी डिविजन्स कि किस तरह कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। आप लोग जब इस तरह के किसी रिस्की हाई रिस्क एरिया में जाके अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, तो शायद उस तरह से दुआ नहीं मांगी जाती। शायद हम समझते हैं कि कोई मशीनी रोबोट हैं जो आके चले गए। आप क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे? सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि जो लोग भी देख रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं, पूरी कौम से अपील करूंगा कि खुदा रा हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें कि हमारी भी वो इज़्ज़त और वो ऑनर हो जो दूसरे लोगों को मेरी जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट किसी भी गेम का हो, तो पूरा दिन लोग छुट्टी कर लेते हैं, टीवी देखते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं मांगते हैं। बल्कि एयरपोर्ट के ऊपर बड़े बड़े सीनियर अफसरान मिनिस्टर जाके उनका इस्तकबाल करते हैं, फूलों के हार पहना जाते हैं कि जी ये बॉक्सिंग जीत के आया, ये फलां करके आया, ये फलां कर। हम इतने बड़े रिस्की काम करते हैं, हम एक बारूद को, बम को नकारा बनाते हैं, लोगों की जानों को हिफाजत देते हैं, उसके बावजूद हमें शाबाश तक भी नहीं दी जाती। बरूनी मुल्क में रहा हूँ, ऐसे बम डिस्पोजल स्क्वाड में 1 साल मैंने गुजारा। कहाँ? ईस्ट तैमूर में। ईस्ट तैमूर में जी। यूनाइटेड नेशंस के तहत गए? जी, यूनाइटेड नेशन में 1 साल के। अच्छा, वहाँ बम डिस्पोजल जब आपने काम किया तो उनका कोई हमारे से बेहतर है? वो हमारे से बेहतर नहीं है। उनका इक्विपमेंट शायद हमारे से जदीद है, अगर उनका जो आदमी है ना प्रैक्टिकल करने वाले, वो हमारे से बेहतर नहीं है। एक दफ़ा एक लेटर आ गया हमारे उधर हेडक्वार्टर में कि इतने केजी का बम है, तो 26 मुल्कों की आर्मी थी, तो उन 26 में से किसी मुल्क ने हम नहीं किया जो हम इस बम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पाकिस्तान के हमारे कर्नल ने कहा जी हम करेंगे। कर्नल मेरे सामने साहब को बुलाया, कौन जाएगा, उनमें से मैं गया था। और जब उधर गया तो वैसे लेटर पर लिखा हुआ था कि इतने केजी का बम है। कोई नज़दीक जाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी 26 मुल्कों की आर्मी खड़ा होकर ग्राउंड के पूरी तरफ देख रही, ये पाकिस्तान के इंजीनियर आए हैं जी। तो जब हमने जाके उस बम को जगह को क्लियर किया, उन्होंने उधर अपने ऑफिस बनाने थे, तो उस बम को क्लियर किया, उन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत एफिशिएंट किया, बहुत लेटर आए हैं। वो UN मिशन में पाकिस्तान की बहुत इज्जत हुई। अगर किसी शख्स की नौकरी का मकसद ही अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाना है, तो फिर यह नौकरी महज एक पेशा नहीं बल्कि एक अजीम फर्ज में ढल जाती है। नॉर्मल इंसानी माशरों में इस तरह के अफराद को अच्छी तनख्वाह, मराहत, इज्जत और वक़ार दिया जाता है ताकि वो फारिग औकात में अपने दोस्तों, अहले खाना के साथ तफरीह कर सकें, अच्छा लिबास पहने, अच्छी खुराक खाएं। आइए देखते हैं अपने यहाँ क्या हालात है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 18,000 रुपये तनख्वाह। कैसे गुजारा? बस देख लें मेरा इसी तरह। इसी आस में है कि जो पिछले दिनों में केस भी हमारे स्टाफ ने, हमारे साहब हैं, उन्होंने किया हुआ था कि रिक्स अलाउंस के बारे में, तो इसी उम्मीद पा रहे हैं कि शायद कुछ तफरीह वगैरह आप करते हैं? कभी फिल्म देखने जाते हैं, कभी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सैर? अपने तनख्वाह में क्या करेंगे? इस तनख्वाह में हम क्या करें? अपने तौर पर तो हम बड़ी मुश्किल से अपनी रोटी पूरी कर सकते हैं। आखिरी दफ़ा बच्चों को लेकर पहाड़ पे कभी गए? आप कब गए थे? नहीं गए, कभी भी नहीं गए। इतने अखराजात ही नहीं है कि बंदा जाए। कभी भी नहीं गए? नहीं, कभी भी नहीं गए। अपने शहर, अपने मुल्क के शहरियों के बिहाफ पे मैं आपको सलूट करता हूँ। शुक्रिया सर। पाकिस्तान का मौजूदा जमहूरी अहद की 5 साला मुद्दत खत्म हो चली। सियासी कारनामों की तलाश तो जारी रहेगी, लेकिन दहशत गर्दी के शिकार इस मुल्क के वो तमाम सरकारी एहलकार जो अपनी जानों को खतरे में डालकर दहशतों का मुकाबला करते हैं, उनके लिए ये जमहूरी अहद भी कुछ ना कर सका। वजह दिलचस्प भी है और अहम भी। वो ये कि यहां गरीबों में बेरोजगारी उतनी ही ज्यादा है जितनी बाजार में महंगाई।
चुनाचे इस तबके के लोग 15 या 20 हजार रुपए महीने की खातिर अपनी जान, सेहत, जिस्म और अपने प्यारों की जिंदगी हर वक्त खतरे में डालने को तैयार मिलते हैं। चंद मरे तो क्या हुआ, हजारों फिर भर्ती होने के लिए तैयार। हुक्मरान तबके की तरजीहात अपनी जगह, लेकिन हम पर लाजिम है कि हम उन तमाम सरकारी एहलकारों की इज्जत और एहतराम करें जो कम तरीन वसाइल के बावजूद जितना भी मुमकिन हो सके हमें महफूज बनाने की तगोदो और कोशिश करते हैं और इस रास्ते में शहीद भी होते हैं।